रखे और सरकार भी डिमोरलाइज होती है समय समय पर। साथियों, ये जो शिक्षा है, मैं बार बार सदन में कहता हूं, मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहता हूं, और शिक्षा मंत्री तो आते ही जाते रहते हैं, कई शिक्षा मंत्रियों को मैंने देखा है। ये 80% बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, आज अगर आपके कॉलेज में एडमिशन बंद हो जाए तो इस राज्य की दुर्गति हो जाएगी। जो गांव गरीब किसान और पगडंडियों के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, डिग्री नहीं लेंगे। मैंने अभी आप ही के प्रस्ताव पर मैंने नीतीश कुमार जी को कहा था कि आप शिक्षा से मुंह मोड़ना चाहते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आप म्यूजियम बनाना चाहते हैं, आप फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, आप मेरीन ड्राइव बनाना चाहते हैं। ये किसके लिए बनाना चाहते हैं? इस पे कौन चलेगा? मैंने कहा इस राज्य के दो पथ हैं, एक ज्ञान पथ है और दूसरे राज्य पथ है। अगर आपने मुख्यमंत्री जी राज्य पथ को बेहतर बना दिया, फ्लाईओवर और सड़कों को सुंदर बना दिया, और गांव गरीब के किसान और नौजवान के बच्चों में अगर ज्ञान में गड्ढा रह गया तो यह फ्लाईओवर आपको नहीं रहने देगा। ये दो तरह की धाराएं हैं, एक ज्ञान पथ वाले और एक राजपथ वाले। राजपथ बेहतर तब होता है जब गांव गरीब किसान और पगडंडियों पर रहने वाले लाचार के बच्चों के ज्ञान में गड्ढा नहीं रहे। वो गड्ढा को भरने का काम हमारे एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक करते हैं, इसलिए आप उनको छोड़ के नहीं चल सकते। शंभू जी, मैंने जो प्रस्ताव दिया था वो घाटा अनुदान के साथ साथ अधिग्रहण करने का, मैंने मुख्यमंत्री को कहा, स्पेशली मुख्यमंत्री आए थे कि आप कोई नया व्यक्ति नहीं है और नया मुख्यमंत्री नहीं, इससे राज्य में पहले भी मुख्यमंत्री रहा है। चरणबद्ध तरीके से इस राज्य में कॉलेजों के अधिग्रहण होते रहे हैं, इसलिए मेरा कोई नया डिमांड नहीं है। मैंने कहा कि आप बता दीजिए कि इस राज्य में जितने कॉलेज हैं वो किसी को आपने नहीं खोला है। वो चाहे जिस तरह के जिस कॉलेजों को नाम ले ले, मैंने उदाहरण भी दिया, वो गांव के लोगों ने, हमारे अभिभावकों ने खोला और उसको चरणबद्ध तरीके से आपने अधिग्रहण किया। और जब सामाजिक न्याय की सरकार कहने वाली और शिक्षा में विकास करने वाली सरकार 85 के बाद आई तो 2/8/85 के बाद कोई कॉलेज अधिग्रहण नहीं हुए। इसलिए चरणबद्ध तरीके से अगर शिक्षा को चलाना है, शिक्षा में जागृत करना है, अनगढ़ बेटे और बेटियों को तराश के कोहिनूर बनाना है, अनगढ़ हीरो को, तो इस कॉलेजों को अधिग्रहण करना पड़ेगा। इस कॉलेजों के जो अनुदान बाकी है उसको समय पर देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस राज्य के साथ दुर्भाग्य होगा। महोदय, लगभग 32 मिनट तक मेरे झंझट होते रहे और सरकार ने कहा कि अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए। मैंने कहा कि जो मैं प्रस्ताव लेके आया हूं वापस लेने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं जब कदम बढ़ा देता हूं तो एफिलिएटेड कॉलेज के टीचरों के तरह भी हम भी अपना कदम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जैसे मेरे शिक्षक कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। अब मैंने कहा आप वोट करा लें, मैं वापस नहीं लूंगा। मैं जानता हूं अपने हश्र को, मैं गिर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, लेकिन पूरे बिहार को मैं बता दूंगा कि आप शिक्षा के जगत में आप कितना निर्दयी हैं, कितना कठोर है और शिक्षा के प्रति आपका क्या दृष्टि है, यह मैं पूरे बिहार को बताना चाहता हूं। वरना हमारे आप प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। शिक्षा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने
सामने कुछ कुछ कान में बतिया के और तब उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। फिर भी हमने कहा कि नहीं, विचार करने वाली बात आश्वासन आप जोर से बोले, आप कटौती नहीं करें, आप आधा बात मुंह में और आधा बात बाहर नहीं चलेगा, आप साफ साफ बोले। जब उन्होंने साफ साफ बोला तब मैंने प्रस्ताव को, चूंकि प्रस्ताव जब मंजूर हो जाता है तो उसको प्रस्ताव को वापस ले लेना पड़ता है। इसलिए और एक बात मैं बताता हूं, हम समझते हैं कि अप्रैल महीने में पुनः एक कमेटी कॉलेजों को जांच करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए, जो मुझे बताया गया है, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपके यहाँ आया हूं और मैं यहाँ खड़ा हूं, हमारा सुनने आए हैं, तो हद से एक दिन शिक्षा मंत्री टेलीफोन किए थे कि किसको किसको कमेटी में रखें ताकि उसके आउटपुट को जांच कर सके। मैंने कहा कि शिक्षक नेताओं से बात कर लीजिए, आप सबको जानते हैं, नेगेटिव डायरी को नहीं देना और वैसे डॉक्टर को भेज दीजिए जिसको नकद पकड़ने नहीं आता है। जो एफिलिएटेड कॉलेजों के बारे में जानता है, अक्सर होता क्या है कि कोई कमेटी बनेगा तो पटना यूनिवर्सिटी के टीचर लिया होगा, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के, उसको क्या पता है, बांझ क्या जाने परसौती के हाल, जिन माताओं को बच्चा नहीं हुआ उसको क्या पता कि कितना मदर पेन होता है। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को नहीं रखिएगा और हम भी विचार करेंगे और आपके कनेक्शन में रहते हैं। लोकतांत्रिक बात तो यह होगी कि उन नेताओं से बात कर लेंगे और आप कुछ करें। सरकार आश्वस्त किया है, फिर भी आपके एक और कॉल अटेंशन हम समझते हैं कि एक आध दो दिन में आपके पक्ष में आएगा। मैं अनवरत लड़ाई लड़ता हूं, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा तब तक कि सरकार को ईट से ईट बजाते रहेंगे, सर उठाने नहीं देंगे जब तक आपको मंजिल और मकाम तक नहीं पहुंचा देगा। यही मैं कहने आया हूं। मैं किसी पार्टी में रहूं, किसी सरकार में मैं रहूं, सरकार और पार्टी बाद में होती है, पहले आप मेरे लिए हैं और हमेशा इसी दृष्टिकोण से मैं काम करता हूं। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि ये वक्त आ गया है, फल लगने का हर चीज का वक्त होता है। कभी देखिए आम का टिकोला हो रहा है, तो चुनाव का वक्त आया है, थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखना है। इससे अधिग्रहण की बात भी, घाटा अनुदान की बात भी, तमाम सवालों को पूछ करके इसको झकझोर के ले लेना है। यही मैं कहने आया हूं आप तमाम साथियों को जो यहाँ पुरुषार्थ दिखलाने के लिए और राज्य सरकार को अपना पुरुषार्थ दिखलाने के लिए आए हैं। गांव गरीब के बेटा और बेटियों को पढ़ाते पढ़ाते उन तमाम शिक्षकों और गुरुजनों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।